नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आयशा को कान से कम सुनाई देता था। जब विद्यालय में उसका दाखिला हुआ और वो पहले दिन विद्यालय आई तो बच्चे उससे बात नहीं करते थे और धीरे धीरे वो 150 बच्चों के उस स्कूल में अब वो बहरी नाम से जानी जाने लगी। तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देती हो? आयशा टुकुर टुकुर अपने टीचर जी को देखती जा रही थी। ये देख टीचर का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसके गाल पर एक खींचकर थप्पड़ लगा दिया। वह जमीन पर गिर गई। दुबली पतली 7 साल की बच्ची थप्पड़ लगने से बहुत रोई। फिर उसने अपने कपड़े धोए। वह खुद को चुप कराती, कई बार कहती कि टीचर मुझे कम सुनाई देता है, लेकिन टीचर को यह उसका बहाना लगता था। टीचर उसे पढ़ाई के अयोग्य और नालायक समझकर सबसे आखिरी में बैठाने लगे। घर पर दादा दादी, माँ, बड़ी बहन थी और बड़े भाई के बाद उसका तीसरा जन्म हुआ। इसके बाद उसका एक छोटा भाई हुआ। उसकी माँ और बाकी बहन भाई बहुत सुंदर थे, इसलिए उन्हें अपने माता पिता और दादा दादी से बहुत प्यार मिला। और तीसरा जो था वह सांवली, पतली और कम सुनती थी, इसलिए सब उसे बहरी कहते हैं। न तो उसका चेहरा अच्छा है और न ही उसकी किस्मत अच्छी है। जब वह 1 साल की भी नहीं हुई थी तब उसके सिर से पिता का साया ही उड़ गया था। सब कहते हैं जब से वह पैदा हुई है तब से आयशा के कान बहते थे। स्कूल में छोटे बड़े सभी उस बेचारी लड़की का मजाक उड़ाते थे। आयशा नाम केवल रजिस्टर के लिए था। सब उस पर चिल्लाते थे और वह हिलते हुए होंठों को समझने में उलझ जाती थी। गलत जवाब के बदले उसे एक और सज़ा मिलती और फिर इस तरह छोटी सी लड़की ने अपना आत्मविश्वास खो दिया। वह चुपचाप मार खाती और घर जाती। अगर खाना बना होता तो वह उसे निकाल कर खा लेती। उसके भाई बहन भी उसकी समस्या को न समझकर उसे चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। दादा दादी, चाचा चाची और मौसी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उसके मामा मामी का व्यवहार उसके प्रति अपेक्षा से भरा था। बेचारी लड़की को अपनी समस्या समझने में सालों लग गए, लेकिन उसके परिवार ने उसकी बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह सुंदर नहीं थी। मुझे नहीं पता कि सुंदरता लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सुंदरता के लिए कुछ लोगों को यह भी एहसास नहीं होता कि वे अपने लोगों के साथ कितना बुरा करते हैं। लोग गुलाब पसंद करते हैं लेकिन कांटों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि गुलाब बहुत सुंदर होता है। यहाँ तो मामला ही सुंदर होने का था। आयशा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वो अपनी परेशानियों को अच्छे से समझ रही थी। अब बड़ी बहन और 2 भाइयों का छोटा मोटा काम भी उसके हिस्से में आने लगा। सबको खाना देना, छोटी बच्ची सबको स्कूल जाने से पहले चाय पानी देना और वापस आना। उसके बाद भी अगर वो कोई गलती करती तो सब उसे मारते पीटते और गाली देते, फिर भी उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 साल होगी, लेकिन शायद उसके सौतेले भाई बहन या सौतेली माँ भी इतना जुल्म नहीं करती जितना उसके सगे भाई बहन और माँ करती है। अब जब वो 9 साल की हुई तो उसकी माँ उसे रोज़ जल्दी उठाकर लकड़ियाँ लाने भेजती। जब वो लकड़ियाँ लाती तभी उसे पढ़ने जाने को मिलता। स्कूल में भी बच्चे और टीचर उसका मजाक उड़ाते। उसके रुके आंसू धैर्य का बांध तोड़कर बह जाते। फिर एक दिन बच्चों के नाना ने समझाया कि बहरी को किसी बड़े अस्पताल में दिखा लाओ, हो सकता है थोड़ी बहुत सुन ले, नहीं तो उससे शादी कौन करेगा, और अगर शादी नहीं हुई तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे सीने पर मूंग दलेगी और सारी ज़िंदगी आप लोगों को दुखी करती रहेगी। जीवन भर आप लोग यही करते करते मर जाओगे। चाहे उन लोगों की भावनाएं जो भी रही हो, लेकिन कम से कम उनके मन में इलाज कराने का विचार तो आया। वह मात्र 10 वर्ष की थी जब उसके एक कान का ऑपरेशन हुआ था। उसे 6 महीने के बाद आकर दूसरे कान का भी ऑपरेशन कराने को कहा गया। उसके कान में सुनने की मशीन भी लगाई गई। धीरे धीरे वह सुनने लगी, लेकिन बहुत कम। फिर भी वह कुछ कुछ सुनने लगी। उसके लिए यह काफ़ी था। जब उसके दोनों भाई बड़े समर और छोटे विक्की को पढ़ाने के लिए एक स्कूल टीचर आने लगा तो आयशा को भी उसकी माँ ने पढ़ाने को कहा। टीचर थोड़े सख्त थे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। धीरे धीरे आयशा की गाड़ी पटरी पर आने लगी। किसी ने उसका दूसरा ऑपरेशन कराने के बारे में भी नहीं सोचा। बड़ी बहन हानिया बहुत होशियार थी, इसलिए उसने खुद ही पढ़ लिया। पढ़ाई के बाद बहरी को रोटी बनाने का काम सौंप दिया गया। 10 साल की बच्ची रोज़ रोटी बनाती थी और उसके छोटे छोटे हाथ जल जाते थे। इस पर बहरी की माँ ने कहा, न जाने मैंने क्या पाप किए थे जो भगवान ने तेरी जैसी बेटी दी है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ तुझसे। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि तुझे काट कर नदी में फेंक दूँ। डॉक्टर ने भी लड़की को तेज़ आवाज़ या शोर से दूर रखने को कहा था, पर यहाँ तो सुबह से ही बेचारी लड़की पर गालियों की बौछार शुरू हो जाती। वह सिर झुकाए सब सुनती। सब सज धस कर शादी में जाते, पर घर वाले उसे साथ ले जाने में शर्म करते। उसकी माँ उससे कहती कि मेरे बाकी 3 बच्चे कितने सुंदर हैं, अगर कोई तुझे वहाँ देख ले तो हमारे बारे में क्या कहेंगे। तुझे वहाँ ले जाके अपनी बेइज्जती नहीं करानी। शाम को जब सब बच्चे इकट्ठा होकर कोई ना कोई खेल खेलते,
बड़े लोग समूह में बैठकर बातें करते, तब वह अपनी माँ के साथ रात का खाना बना रही होती और उसकी बड़ी बहन उसके सामने बर्तन सरकाकर उठ जाती। रात को बर्तन साफ करने के बाद ही उसे बिस्तर मिलता या जब वह ट्यूशन पढ़ने के लिए 1 घंटा बैठती। बस यही उस लड़की का सुकून था। आयशा की पढ़ाई भी अब अच्छी थी, फिर भी वह स्कूल में हमेशा घबराई सी रहती थी। अब वो किसी के साथ खेलने या बात करने की कोशिश भी नहीं करती थी, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए उसने अब शांत रहना सीख लिया था। वो चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठी रहती। वहाँ कोई भी एक लड़की नहीं थी जो उससे बात करने या उसके साथ खेले। ये सोच सोच कर उसका मन भर आता था। बैग को पीठ पर लादे चुपचाप स्कूल से घर, घर से स्कूल जाती। एक दिन स्कूल में जब टीचर ने एक सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखकर हल करने को कहा तो आयशा ने हाथ ऊपर उठाया। उसे जवाब पता था, इसलिए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। टीचर ने उसे देखा तो उसे बुलाया और उसने सही जवाब लिखा। तब भी टीचर ने उसका नाम लेकर नहीं पुकारा और कहा, बहरी तू बहुत होशियार हो गई रे, शाबाश। टीचर ने सबसे ताली बजवाई। उसे खेलने के लिए भी कहा। आज जब सारे बच्चे उसके लिए ताली बजा रहे थे तो उसे बहुत खुशी हुई। आज उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। भले ही वो सुन नहीं पा रही थी, पर वो सब समझ रही थी। उसके टीचर के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। आज वो बहुत खुश होकर घर आई। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज वो अपनी माँ को स्कूल में हुई सारी बात बताएगी। ये सुनकर उसकी माँ खुश होगी, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि दाल रखी है और रोटी सेक ले और 5-6 रोटियाँ और सेक कर रख देना, तेरा भाई भी आकर रोटी खा लेगा। बेचारी की आधी भूख ऐसे ही मर जाती होगी। उसने चूल्हा जलाया और फिर रोटी बनाई। दोपहर को उसके बड़े बहन भाई का स्कूल होता था, इसलिए वह खाना खाकर जाते थे। गांव में ऐसे कई घर थे जहां माँ अपने बच्चों को गरम गरम खाना खिलाने के बाद ही खुद खाती थी। पर यह बहरी का सौभाग्य कहाँ था। बहरी की किस्मत में तो शायद ईश्वर ने सभी के हिस्से के दुख डाले थे। फिर एक दिन जब वह स्कूल से आई तो बहुत उदास थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। समय बहुत खराब चल रहा है उस पर। यह मूर्ख लड़की ना तो ठीक से बोल पाती है और ना ही ठीक से सुन पाती है। क्या इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? उसकी माँ जोर से दहाड़ते हुए बोली, मुँह में दही जमा के रखी हो क्या? करमजरी कुछ तो बोल, बता क्या हुआ है? ये गरम चिमटा डाबू तेरी जवान पर। बहरी पेट पकड़कर अंदर चली गई। यह पहली माहवारी का दर्द था। लड़की बड़ी होगी, उसकी माँ समझ गई थी, इसलिए अगले दिन उसने फ्रॉक की जगह सलवार कमीज पहन ली। आज वो 2-3 दिन बाद स्कूल जा रही थी। उसके घर से चिल्लाने की आवाज़ें कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो गया। मोहल्ले वाले भी कहते कि बहरी की नैया पार लगाना बहुत मुश्किल है। अगर वो घर के काम सीख लेगी तो कल को वो भाभीियों की मदद करेगी तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। माँ को भी उनकी बात सही लगी। आयशा के बुरे दिन दूर दूर तक ख़त्म होते नहीं दिख रहे थे। सब कुछ होते हुए भी आयशा को सूखे पत्ते और लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा जाता, जबकि वह आधुनिक गैस चूल्हा खरीद सकते थे। बड़ी बहन हानिया आयशा से 9 साल बड़ी थी। उसने 12वीं पास की और एक पेपर देने के बाद वह शिक्षिका बन गई। जल्द ही उसकी सगाई पास के एक गाँव में पक्की हो गई। लड़की की सरकारी नौकरी मिल गई और ऊपर से वो सुंदर भी थी। लड़की के माता पिता भी अमीर थे। लड़का इतना सुंदर नहीं था, लेकिन उस समय लड़की की सुंदरता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी घर के बाहर और समाज में उसकी इज्जत। जब हानिया की सगाई हुई तो उससे कोई काम नहीं कराया गया और वो अपने काम में ही व्यस्त रहती। वो अपने रूप रंग को संवारने में लगी रहती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और फिर बहन की शादी का समय आ गया। बहन की शादी हो गई और वह किसी और के घर चली गई। आयशा जब तक 8वीं में थी तब तक ट्यूशन टीचर आते रहे। उसके बाद वह खुद पढ़ती थी। अच्छे नंबरों से पास हो रही थी, इसलिए उसके 1-2 दोस्त भी बन गए। हालांकि मजाक उड़ाने में वह भी पीछे नहीं रहते थे। अपनी बड़ी बेटी की शादी के बाद उसकी माँ ने रसोई से संन्यास ले लिया था। उसकी माँ ने सारा के सारा भार आयशा पर डाल दिया। स्कूल जाने से पहले और बाद में घर के सारे काम करने का बोझ आयशा पर डाल दिया गया। आयशा के हिस्से में किसी को चाय, किसी को पानी और किसी को कुछ देते समय अक्सर गलतियां कर देती थी तो मजाक करना सभी नहीं भूलते थे, पर यह भूल जाते थे कि जल्दीबाजी में कही गई बात उसे समझ में नहीं आती थी। सब हाथ उठाने को तैयार रहते थे। घर का मुखिया जो हुक्का गुड़गुड़ाता और आसपास की पंचायती तो खूब करता, लेकिन अपने घर में एक मासूम बच्ची के साथ हो रहे अन्याय को रोक नहीं पाता था, पर उसका साथ जरूर देता था। उसे गालियाँ से नवाजा जाता था। कैसे दादा हैं जो अपनी पोतियों को गालियाँ देता है। आयशा को 11वीं पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा गया था। आगे की पढ़ाई घर से ही चल रही थी। एक दिन अचानक आयशा के नाना और मामा एक परिवार के साथ घर आए और आयशा का रिश्ता पक्का कर दिया। आयशा की कमियां उनसे छुपाई गई। लड़का अभी पढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई। आयशा सिर्फ 15-16 साल की थी, इसलिए वे लोग उसका गौना अभी नहीं करा ले गए थे।
आयशा के ससुर बहुत समझदार व्यक्ति थे। बोले हमारी बहू बीए कर ले, तब तक हमारा बेटा भी कुछ बन जाएगा, फिर गौना कर देंगे। दरअसल हमें नहीं पता था कि हमें पढ़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन अब बेटे के माता पिता ने कहा कि हमें पढ़ाना ही होगा। इसी दौरान इस घर में बड़ी बहू आई, यानी आयशा के बड़े भाई की शादी हो गई। बड़ा भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने काम में महारत हासिल कर ली थी। घर में बड़ी बहू आई थी, इसलिए सभी बहुत खुश थे। हानिया शादी में आगे आगे थी, पर बहरी को सबके सामने आने से मना किया गया था। उसे सबके सामने चुप रहना सिखाया गया था। अगर वो थोड़ा बोलने की कोशिश भी करती तो लोग उसकी बात नहीं समझ पाते। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहता था कि उनकी बहरी बेटी की वजह से कोई उनका मजाक उड़ाए। शुरू के दिनों में बहू की खूब सेवा हुई, उसे बहुत प्यार दिया और उसकी देखभाल हुई। बहरी चुपचाप अपनी भाभी के साथ काम करती रही। आयशा पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माहिर थी। वह कई बार अपनी भाभी को आराम करने के लिए कह देती और काम वो खुद निपटा लेती। भाभी को अपनी ननद पर हमदर्दी तो होती थी, पर वो अपने पति और देवर और सास, दादी सास आदि का उसके प्रति रवैया नहीं बदल सकती थी, इसलिए वह विरोध भी नहीं कर पाती थी। पर हाँ, उसकी भाभी उसे ज़्यादा काम नहीं करने देती थी। ननद बहरी थी, वह उसे पहले ही घुल मिल गई थी, इसलिए उसकी भाभी उसे चुपके से सजने संवरने की चीज़ें भी दे देती थी। उसके ससुराल वाले भी हर त्योहार पर उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लाते थे, जिस पर उसकी बड़ी बहन अपना हक जताती और कहती कि यह काली बहरी है, वह क्या करेगी। बहरी की शादी हो चुकी थी और वह बाहर लड़कियों को देखती थी कि शादी होने पर लड़कियां खूब सज संवर कर स्कूल आती हैं, पर उसे यह सुविधा नहीं थी। पढ़ाई में वो सभी बच्चों से आगे निकल गई थी। कॉलेज में उसके दोस्त जब मोबाइल पर अपने पति से बातें करते थे, तभी मन करता था कि वो भी मोबाइल पर अपने पति से बातें करे। घर में भाई, भाभी, माँ, बहन और छोटे भाई के पास भी मोबाइल था, तो उसने माँ से कहा कि मुझे भी मोबाइल फ़ोन दिलवा दो, तो बदले में मिली उसको मार। आयशा की भाभी ने आयशा की माँ को रोकने की कोशिश की और कहा, माँ आयशा को मारना बंद करो, वो शादीशुदा है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चल गया कि तुमने उनकी बहू को पीटा है तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। बहू, तुम्हें ज़्यादा माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठो और उन्हें कौन बताने वाला है कि यहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम भी अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा को अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, इसलिए वह चुप हो गई। वह हमेशा की तरह चुपचाप मार, गाली गलौज सहती रही। जब भी ससुराल वालों का फ़ोन आता तो आयशा की बात नहीं कराई जाती, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता। इसी साल जब उसने प्रथम श्रेणी में बीए पास किया तो घर में खुशी का माहौल बन गया। आखिर परिवार खुश हो गया, क्योंकि उसके जाने के दिन भी अब नज़दीक थे। बहरी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी कमी का पूरा एहसास था। उसके ससुराल वालों ने उसके परिवार से सच्चाई छुपाई थी। पता नहीं ससुराल में बहरी के साथ कैसा व्यवहार होगा। दहेज में सारी ज़रूरत की चीज़ें दी गई। विदाई कराने के बाद उसके ससुर सबसे पहले उसे अपने गांव ले आए। आयशा डरी सहमी ससुराल पहुंची। उसके ससुराल में करीब 30 लोग थे। ससुर के सभी भाई एक ही जगह साथ रहते थे। उनके चूल्हे अलग अलग थे, लेकिन आंगन एक ही था। बहरी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। सब कुछ न कुछ कह रहे थे। आयशा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। इसे लेकर उसके अंदर डर समाया हुआ था। जब इन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो उसके साथ क्या करेंगे। उसके ससुराल में कुछ रस्में कराई गई और उसे कमरे में भेज दिया गया। वह डर के मारे चुपचाप मुंह बांधे बैठी रही। उसका पति आया कुछ साल पहले। वह काफ़ी काला था, लेकिन अब उसका रंग काफ़ी गोरा लग रहा था। वह उसके बारे में, उसके शौक़ और उसकी पसंदीदा रंगों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वह सुन नहीं रही थी। उसे एक नया रिश्ता मिला जिसके बारे में उसको उसकी बड़ी बहन या भाभी से जानकारी मिलनी चाहिए थी। न किसी ने कुछ बताया और ना समझाया, और परिणाम क्या निकलना था। पति को लगा कि आयशा ये रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती, इसलिए अगले ही दिन वह नाराज़ होकर अपने शहर वापस चला गया नौकरी पर। शादी के 2 दिन बाद उसके 2 शादीशुदा नंदे वापस चली गई। सारा दिन कोई ना कोई आयशा से कुछ ना कुछ कहता रहा और वह ठीक से सुन नहीं पाने के कारण चुप रही। कई बूढ़ी महिलाएं उससे नाराज़ होकर चली गई, लेकिन ससुर ने धैर्य रखा और आयशा को उनकी एक बेटी और बेटे के साथ उसके पति सौरभ के पास शहर भेज दिया। कुछ दिनों बाद सास ससुर भी आ गए। झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चला। वे आयशा से कुछ मांगते और वह कुछ देती। सास तो सास होती है, जब माँ अपनी नहीं रही तो सास तो पराई ही है। बहरी को यहाँ भी ताने और अपमान मिलता रहा, पर ससुर अपने समधियों से नाराज़ जरूर थे, लेकिन आयशा से बिना कुछ कहे उन्होंने उसका एडमिशन बीएड में करवा दिया। आयशा के ससुराल में सभी लोग बहुत पढ़े लिखे थे। उसे तो यहाँ आकर पता चला वो अपने मायके के दुख दर्द से बाहर निकली थी, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल था। ससुराल वालों के तानों से बचना तो संभव नहीं था, लेकिन उसके ससुर ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया था। वह अपनी कमियों को दूर तो नहीं कर पाई थी, लेकिन सभी की पसंद और नापसंदगी को जानते हुए भी वह सारे काम समय पर करती रही। कोई कुछ भी कहता तो वह हंस देती। धीरे धीरे सौरभ का भी मन बदल रहा था।
वह आयशा की परेशानी को समझने लगा था। अब वे लिखकर और मोबाइल पर मैसेज के जरिए बात करने लगे तो सब ठीक हो गया। जब ऐसा हो रहा था तो सौरभ उसे एक बहुत सीनियर डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उनसे कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बाएं कान का ऑपरेशन समय पर हो जाता तो सुधार संभव था। अब उस कान की हड्डी गल चुकी है, इसलिए ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और साथ ही सुनने की मशीन का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आयशा और सौरभ के बीच नज़दीकियां बढ़ती रही। एक बार संकोच खत्म हुआ तो आयशा ने सौरभ पर विश्वास कर उसे घर और परिवार की सब बातें बता दी। उसकी आबीती सुनकर सौरभ सिसक उठा। उसने आयशा को कसकर गले लगा लिया और हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। अब घर में जो भी तनाव था वह कम होने लगा। जब आयशा की सास ने देखा कि उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश है तो उसने भी आयशा को दिल से अपना लिया और सौरभ के साथ आयशा के तन मन के घाव भी भरने लगे। बीएड के बाद आयशा नौकरी कर सकती थी। सौरभ या घर का कोई भी व्यक्ति उसकी नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कम सुनने की क्षमता और बातों को जल्दी ना समझ पाना किसी भी काम को करने में बाधा बन जाता। इसलिए उसने नौकरी ना करने का फैसला कर लिया। उसके इस फैसले का भी सभी ने सम्मान किया। आयशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उसे भरोसा नहीं था उसे ससुराल में इतनी खुशियां मिलेंगी। धीरे धीरे डर भी खत्म हो गया। बहरी ने अपना पूरा बचपन तकलीफ से गुजरते हुए देखा था। जब वो अपने गांव वाले ससुराल जाती या फिर रिश्तेदार आते तो बातों ही बातों में उसे सुना जाते, पर आयशा अनसुना कर उनकी खातिरदारी में लगी रहती। सौरभ ग्राम विकास अधिकारी बन गया था। वो और घर के लोग कोशिश करते कि आयशा से बात करें तो वह बहुत जल्दी जल्दी ना बोलें, जिससे वो बात को ठीक से समझ ना सके। घर में तेज़ आवाज़ में कोई टीवी भी नहीं चलाता और ना ही तेज़ आवाज़ में कोई बोलता। सास ससुर का आना जाना लगा रहता था। नंद और देवर उसके साथ रहते थे क्योंकि वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। कभी कभी सौरभ आयशा को अपने साथ उसके माता पिता के घर ले जाता, पर उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि आयशा ने सौरभ को उसके माता पिता के बारे में पूरी सच्चाई बता दी थी। सौरभ आयशा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो खुद ही नहीं चाहता था कि कोई उसका अपमान करे, लेकिन अपने दामाद का अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार देखकर आयशा की माँ और भाइयों का व्यवहार भी बदल रहा था। एक बार जब उसके छोटे भाई ने सौरभ के सामने आयशा को उसका नाम लिए बिना बहरी कहकर पुकारा तो सौरभ को बहुत गुस्सा आया और उसने पूरे परिवार को खूब सुनाया ताकि सब उसे गलती से भी उस नाम से ना पुकारे। अपनी छोटी बहन के जीवन में आए बदलाव हान्य से छुपे नहीं थे। एक तो वो पहले से ही इस बात से चिड़ी हुई थी कि उसकी शादी इतने पढ़े लिखे परिवार और शहर में हो रही है, ऊपर से उसके भाइयों का रवैया भी बदल रहा था। वो बस ईर्ष्या कर सकती थी। जब आयशा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसने घर में सबको ये खुशखबरी दी। पूरे घर ने आयशा को अपने पलकों में बिठाकर रखा। कुछ दिनों बाद उसने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। सुना था कि कूड़े के ढेर के भी दिन बदलते हैं, बस हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारा कल आज से बेहतर होगा। बस यही सोच हमें ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होने देती। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।